हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं वो है टीडीएस की रिवीजन। तो ये वो चैप्टर है बच्चों, जो चैप्टर बच्चे जनरली छोड़ जाते हैं या फिर बच्चे समझते हैं इस चैप्टर की वैल्यू नहीं है, या फिर वो ये कंफ्यूज होते हैं कि इनको हम याद कैसे करें। तो टीडीएस की रिवीजन कराने जा रहा हूं। 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी, 1 घंटे के आसपास की वीडियो होगी। तो प्लीज़ इसको अच्छे से शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से देखना, ठीक है जी। तो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और एडवांस टैक्स, तीनों के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो रिवाइज कराने वाला हूं। बच्चों का एक सवाल जरूर होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आते हैं, तो वो बात भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं कि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो टीडीएस का ये चैप्टर बच्चों सेक्शन नंबर 190 में इसके प्रोविजंस रखे जाते हैं कि टीडीएस का बेसिस ऑफ चार्जिंग सेक्शन मान लो। चाहे ये देखिए सेक्शन नंबर 190, तो 190 हमारा टीडीएस का टॉपिक हो गया। सेक्शन नंबर 190, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट, ठीक है जी। अब देखो एडवांस पेमेंट, टीडीएस में एक एडवांस पेमेंट है, हम लोग सब समझते हैं कि आज के टाइम पर अगर आज कोई भी पर्सन पेमेंट देता है और पेमेंट पे टीडीएस काट के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेमेंट पे टीडीएस काट के दिया जाए। तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उस पर टीडीएस काट के दिया जाए। तो ये प्रोविजन सेक्शन नंबर 190 में लिखा गया है। चार्जिंग सेक्शन कह सकते हो टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 191, डीम्ड एसएससी इन सिचुएशन ऑफ डिफॉल्ट्स बाय डिडक्टर। तो बेसिकली अगर डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों? टीडीएस काटे और जमा करवाए। अब अगर मान लो कि कोई पर्सन है जिसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट डिपॉजिट नहीं कराया, या फिर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, तो ऐसे केस में डिफॉल्ट वाली सिचुएशन में डीम्ड एसएससी कौन मान लिया जाता है? जी हां, टीडीएस डिडक्टर, जिसकी टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, वही डीम्ड एसएससी बन जाएगा इन डिफॉल्ट। एक बात कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 191 में बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 192। अब 192 से टीडीएस का चार्ट स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो मैंने क्या किया कि बजाय इसके कि आप इतना लंबा चौड़ा पूरा फॉर्मेट पढ़ो, इससे बढ़िया क्या है आप इसको एक टैबुलर स्टेटमेंट में सिर्फ पढ़ो, और आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है मेजरली कि भाई सेक्शन क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, टीडीएस की मतलब किस लिमिट तक टीडीएस नहीं कटेगा, पेयर कौन है, कौन पैसा दे रहा है, पेई कौन है, कौन पैसा रिसीव कर रहा है, और टीडीएस का रेट क्या है। ये 6 चीजें अगर आपको पता है ना, तो बेसिकली आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आओ जरा देखें, सेक्शन नंबर 192 से स्टार्ट करते हैं। टीडीएस ऑन सैलरी। अब टीडीएस ऑन सैलरी मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है और उस सैलरी पर एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस काटना मैंडेटरी है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट लिमिट क्या है? स्लैब लिमिट। स्लैब लिमिट का मतलब है इस लिमिट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है बच्चों, तो इस 2.5 लाख रुपए तक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंप्लॉयर कौन काटेगा टीडीएस? इंप्लॉयर। किसका? इंप्लॉई का। टीडीएस का रेट स्लैब रेट का एवरेज। तो बच्चों ये स्लैब रेट का एवरेज क्या चीज है? मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूं। मान लो आपकी इनकम 4 लाख रुपए है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह लेता हूं आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना है। अगर मान लें आपकी इनकम 50,000 पर मंथ है, मैं यहां लिख देता हूं 50,000 पर मंथ है, तो साल के कितना हो गया बेटा? 6 लाख। जब ये 6 लाख आ जाता है, इसका टैक्स कैलकुलेट कर लो, टैक्स कैलकुलेट कर लो। मान लो इसका टैक्स आ रहा है 48,000। कितना आ रहा है? 48। मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई। टैक्स इंक्लूडिंग सेस मिला के 48,000 आ रहा है। मैं डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा तो एक महीने का टैक्स कितना आ गया बच्चों? 4,000 रुपए। क्या होगा? इंप्लॉयर की लाइबिलिटी है कि जब वो सैलरी देगा इंप्लॉय को 50,000 रुपए की, उसमें से ये 4,000 रुपए डिडक्ट करेगा और वो 46,000 रुपीज इंप्लॉय को देगा। समझ में आता है बच्चों? इंप्लॉय के अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे? 46,000 रुपीज। वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा। बात समझ में आती है? तो ये सेक्शन नंबर 192 वेरी इंपॉर्टेंट। टीडीएस ऑन सैलरी, इंप्लॉयर इंप्लॉय को देता है। कब टीडीएस करता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट करता है। टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट है स्लैब रेट। और टीडीएस की लिमिट क्या है? स्लैब लिमिट। की स्लैब लिमिट तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 192A पर। टीडीएस ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो बच्चों अगर आज आपके पास एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है और आप उस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी डेट से पहले प्री मैच्योरिटी विड्रॉ करवा लेते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं हम तो टीडीएस काटेंगे। और कब कटेगा टीडीएस? जब पेमेंट की जाएगी। और पेमेंट टाइम पे टीडीएस काटना जरूरी है, बट कब? लिमिट क्या है?
अगर आपकी पीपीएफ की पेमेंट, ईपीएफ की पेमेंट 50,000 रुपए या उससे ज्यादा हो तो टीडीएस कटेगा। इसका मतलब है एग्जेम्पशन लिमिट क्या है बच्चों? एग्जेम्पशन लिमिट है 49,999। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा पैसा जो मैंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से प्री मैच्योरिटी विड्रॉ करवा लिया है, अगर मैंने विड्रॉ 40,000, 45,000, 49,000 करवाया है और 50,000 रुपए से कम करवाया है, तो ऐसे केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? 50,000 उससे ज्यादा करवाया तो टीडीएस डिडक्ट होगा। समझ में आया? कौन काटेगा टीडीएस? ईपीएफ का ट्रस्टी। और किसका डिडक्ट होगा? एम्प्लॉय का। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? 10%। बच्चों याद रखना है, रेट ऑफ टीडीएस होगा 10%। देखो ज्यादा अगर केसेस में आप रेट देखोगे 10% ही होता है, जनरली 10% होता है। तो आपको याद कैसे करना चाहिए? जो कॉमन वाले 10% है उसको याद ही मत करो, याद करो जो अलग रेट है। जैसे कि कुछ केसेस में आप 5% रेट देखोगे, वो याद करो। कुछ केसेस में 1% रेट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अभी आप पढ़ोगे, उसको याद करो। 2% उसको याद करो। 1, 2, 5, अब ऐसे और एक 30%, ये याद कर लिया तो बाकी बचे हुए क्या होंगे बच्चों? 10%, क्योंकि और कोई रेट है ही नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही आसान है। आप लोग टीडीएस के रेट में कंफ्यूज हो जाते हो, सर इस सेक्शन में क्या, मैं ये कहता हूं कि सारे सेक्शन याद मत करो, आप सिर्फ 1, 2, 5 और 30 वाले याद कर लो, वो लिमिटेड है। 1, 2, 5 और 30 वाले अगर आपने याद कर लिए तो बाकी के बचे हुए कहां पे जाएंगे? 10% रेट पे। समझ में आया बच्चों? ठीक है जी, तो आओ आगे देखते हैं। अच्छा, एक 20 वाला भी है, वो मेरे ख्याल से नॉन रेजिडेंट के लिए है, वो भी मेरे ख्याल से याद हो जाएगा क्योंकि वो भी एक लिमिटेड पॉइंट है। आगे आ जाओ, सेक्शन 192 ए के बाद है 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो बच्चों अगर आज आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कमाते हो तो जो भी आपको वो इंटरेस्ट दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टीडीएस काट के दे। सेक्शन नंबर 193 में ये बात लिखी हुई है। लिमिट कितनी है? सर 10,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं है, 10,000 से 1 रुपए भी ज्यादा होगा तब टीडीएस काटना है। ये किस केस में है? 8% या 7.75% सेविंग बॉन्ड्स। जो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में लिमिट कितनी दी गई है? 10,000, और डिवेंचर्स के लिए कितनी दी गई है? 5,000, और बाकी किसी केस में कोई लिमिट नहीं दी गई। क्या मतलब है? वहां पे टीडीएस कटेगा ही कटेगा। समझ में आ गया? तो अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करें तो सिक्योरिटीज में डिवेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं। बॉन्ड्स अगर ये वाले बॉन्ड्स हैं 8% या 7.75% बॉन्ड्स और इसमें अमाउंट 10,000 रुपए तक का है तो कोई टीडीएस नहीं काटना, 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर अगर मान लो 10,500 रुपए का इंटरेस्ट है तो 500 रुपए पे टीडीएस कटेगा? नहीं बच्चों, पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, पूरे। बाकी डिबेंचर्स का है तो डिबेंचर्स के केस में 5,000 रुपए की लिमिट है। समझ में आ गई? 5,000 रुपए तक इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 5,000 से 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा पूरे अमाउंट पर। कौन काटेगा? एनी पर्सन। भाई सिंपल सी बात है, वो पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे यू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एनी रेजिडेंट। किसको टीडीएस काटेगा? एनी रेजिडेंट। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? 10%। मैं फिर से बोल रहा हूं 10% मत याद करो, मत याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे। 10% याद ही मत करो। सेक्शन याद करो 192A, 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192A प्री मैच्योर विड्रॉल ऑन पीएफ, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194, अच्छा 194 एक डिविडेंड का होता था बच्चों, वो खत्म हो चुका है, अब वो आपको नहीं पढ़ना। 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जैसे एफडी, बैंक। तो अगर इस केस में बताया जाए तो सर कब टीडीएस काटना है? पहली बात, सर टीडीएस कब काटना है? पेमेंट टाइम और क्रेडिट इन अकाउंट टाइम। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए या फिर जब उन्होंने आपको पेमेंट करी, विच एवर इज अर्लियर। अब अगर आपके अकाउंट में पहले आ जाता है या फिर पेमेंट वाला टाइम पहले हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पर आपको टीडीएस काटना चाहिए। अब आपके दिमाग में होगा सर पेमेंट टाइम और क्रेडिट टाइम तो सेम टाइम पे ही होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पेमेंट टाइम वो हो सकता है जिस डेट पर चेक दिया, अगर मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो, और क्रेडिट टाइम वो होता है जिस डेट पर आपके अकाउंट में पैसे क्लियर हुए, और वो अलग अलग डेट्स हो सकती हैं। तो इसलिए विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पर आपको टीडीएस काटना चाहिए। यानी चेक के टाइम पे काट देना अगर आप चेक दे रहे हो। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो तो हाँ, तब सेम डेट्स होंगी। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली पेमेंट टाइम, क्रेडिट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, मतलब वही डेट पर। तो टीडीएस और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लिमिट याद करेंगे, लिमिट है 50,000 रुपए। बैंक इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है किसको? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को, उनके लिए लिमिट कितनी है? 50,000। 40,000 रुपए किसी और सिटीजन को, एनी अदर सिटीजन को, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है यानी नॉर्मल ऑर्डिनरी, उनके लिए 40,000। जो जिनकी उम्र 50, 55, 60 नहीं है, 60 से कम है,
और एनी अदर केस मतलब कोई और इंटरेस्ट का केस हो, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट को छोड़ दो अगर, तो बाकी के लिए लिमिट कितनी है 5,000 इन एनी अदर केस। इज दैट क्लियर बच्चों? फिर से याद करते हैं, टीडीएस कब कटेगा? सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट कितनी है 50,000, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी है 10,000 सॉरी 40,000 इन द केस ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, और अगर इसके अलावा कोई इंटरेस्ट हुआ तो आपकी लिमिट 5,000 रुपए है इन एनी अदर केस। Every person except individual and HUF whose accounts is not mandatory to be audit। बच्चों सेक्शन 44AB में बताया जाता था जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगी तो आपकी ऑडिट मैंडेटरी है। कुछ याद आ रहा है बच्चों? जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस हो जाएगी तो आपकी ऑडिट मैंडेटरी है। अगर आप उस टर्नओवर के बेसिस पर देखो तो उन्होंने कहा कि वो पर्सन टीडीएस नहीं काट सकता जिसकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। सिंपल भाई, अगर मेरे बिजनेस छोटा सा बिजनेस है, 10 लाख 15 लाख रुपए का काम करता हूं, बट मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं क्योंकि मैंने उससे कुछ लोन लिया था, मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो क्या मैं टीडीएस काट सकता हूं उसका? नहीं काट सकता हूं क्योंकि मेरे पास राइट ही नहीं है। राइट किसके पास है? हर पर्सन के पास राइट है एक्सेप्ट द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। उनके पास राइट नहीं है टीडीएस काटने का। समझ में आ गया? सर किसको दे रहे हो? किसी भी रेजिडेंट को दे रहे हो। सर टीडीएस का रेट क्या है? सर 10%। सर याद करें? नहीं करो, नहीं करो। 193 याद करें सर? नहीं, उसमें भी कितना रेट है? 10%। 194A 10%, 192A 10%। अब बात समझ रहे हो? तो जहां जहां 10% आ रहा है उसके रेट पे तो कंफ्यूज होना ही नहीं ना। रेट वाले तो एक ही जगह पे करनी। हाँ, लिमिट याद जरूर करनी है हमें। 192A में लिमिट कितनी है? 49,999। 193 में लिमिट कितनी है? सर 10,000 रुपए हो गया बॉन्ड्स के लिए और 5,000 रुपए हो गया डिबेंचर्स के लिए। समझ में आ गई बात? फिर इसके बाद 190, अगर आप बात करो 194A की इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वहां पर सीनियर सिटीजन को अगर सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 रुपए की लिमिट है, और अगर अदर देन सीनियर सिटीजन को मिल रहा है तो 40,000 रुपए की लिमिट है, और इन एनी अदर केस की बात करें तो 5,000 रुपए की लिमिट है। समझ में आया? ये लिमिट याद करने जरूर है। ये देखो ऑप्शन नहीं है तब उस केस में। 194B पे आ जाते हैं। 194B, ठीक है, बी से मतलब बुरा काम, गंदा काम। आप गंदा काम करते हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, ऐसी जगह से आप गेमिंग से पैसे कमाते हो, बेटिंग से पैसे कमाते हो सर, और ये लीगल वे में बेटिंग हो रही है तो गवर्नमेंट कहता है कि आपके ऊपर क्या कटेगा? टीडीएस। सर भाई कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होगी, सर ये केबीसी भी इसमें ही आता है। हाँ बिल्कुल, सर को केबीसी को बुरा काम थोड़ी ना है। नहीं, बुरा काम की बात नहीं हो रही। हाँ, ये है कि ये कैजुअल इनकम्स हैं, क्योंकि ये शायद ही कभी इनकम ऐसी अराइज बार बार हो, बार बार कभी नहीं होगी। आज हुई है कल ना हो, तो ऐसी लॉटरी इनकम, बेटिंग इनकम पर, कैजुअल इनकम्स पर टीडीएस का रेट 30% है। 194B है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस और पजल्स के लिए, और बीबी है हॉर्स रेसेस के लिए, और बट दोनों के लिए सेम रेट है, दोनों के लिए सेम लिमिट है। तो याद एक साथ करो, कितनी लिमिट है? 10,000। टीडीएस का रेट 30%। 30% हाई वैल्यू रेट है, सबसे हाई। सर एनी पर्सन, कौन टीडीएस काट सकता है? बेटा ऑब्वियसली वो पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द पेमेंट। सर कौन, किसका? ऑब्वियसली एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो जिसके पेमेंट दे रहे हो आप, तो उसको टीडीएस काट के देना है। लिमिट ये है कि 10,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस काटना है। समझ में आ गया बात? सेक्शन 194B और बीबी को आप एक साथ याद कर सकते हो। बी हो गया विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स के लिए, और बीबी हो गया हॉर्स रेसेस के लिए। नेक्स्ट आते हैं 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को जब भी पेमेंट करते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने पर टीडीएस काटना है। सिंगल पेमेंट देते हो तो 30,000 रुपए की लिमिट है। एग्रीगेट पूरे साल भर में 1 लाख रुपए की लिमिट है। यानी अगर आप किसी पर्सन को 30,000 रुपए देते हो, एक बार दिया, दूसरी बार फिर 30 दिया, तीसरी बार फिर 30 दिया, तो कह रहा है नो टीडीएस, 90,000 तक कोई टीडीएस नहीं। बट एक ही साल में अगर एक बार और 30,000 रुपए दे रहे हैं उसी साल के अंदर, तो टोटल 1,20,000 हो गया बच्चों। तो इसलिए जो आखिरी का अमाउंट होगा उस 1,20,000 रुपए के ऊपर एक साथ टीडीएस जाएगा। टीडीएस का रेट कितना होगा? अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, और अगर रेसिपिएंट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। समझ में आ गई बात? और टीडीएस काटेगा कौन? सेक्शन 194C कहता है कि एवरी पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। उन इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दो जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, और वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है उनका टर्नओवर कितना होता है? 1 करोड़ से कम। समझ में आती है बात? चलो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर याद करना है बच्चों। एक और बात, यहां पर
पेमेंट बेसिस पर नहीं टीडीएस कटता, ड्यू बेसिस पे भी टीडीएस कट सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 30,000 रुपए दे दिए और फिर बाकी साल की जो आखिरी की पेमेंट रह गई थी ना, वो उसने बंदे ने पेमेंट अगले साल दी, कब दी? नेक्स्ट ईयर में दी। तो ऐसे केस में क्योंकि बिल अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ था और बिल अमाउंट 1,20,000 का था, तो भैया टीडीएस तो पूरे 1,20,000 पे कट जाएगा। समझ में आया? डिपॉजिट कर देना चाहिए। अब सर ऐसे केस में फिर तो पेमेंट तो करी नहीं, बट कोई बात नहीं, अगर आपको P&L अकाउंट में खर्चा दिखाना है तो आपको टीडीएस क्या करना पड़ेगा? पूरे 1,20,000 पे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिल तो आपको उसी साल का था ना, तो ड्यू बेसिस पे भी टीडीएस काटना चाहिए था। ओह अच्छा, तो सर वो जो 30,000 रुपए की पेमेंट है वो जान के रोक भी ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस पूरे 1,20,000 पे ही। बिल्कुल हाँ, अलग अलग बिल बनवा ले भाई, 90,000 का अलग बिल बनवा ले और वहां पे अलग अलग बिल बनवा ले, या फिर 20-20 करके अलग अलग बिल बनवा ले, टेंशन ही खत्म। पर एक कॉन्ट्रैक्टर को एक साल में अगर आप 1,00,000 रुपए से ज्यादा देते हो, चाहे वो सिंगल बिल हो चाहे वो अलग अलग बिल हो, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? एक कॉन्ट्रैक्टर को एक साल में 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, अगर दे रहे हो तो टीडीएस काटो, सिंपल। इज दैट क्लियर? चाहे अलग अलग बिल करके हो चाहे वो एक ही बिल करके हो, है तो एक ही पेमेंट पे, एक ही रेसिपिएंट। ठीक है जी। 194C के बाद आता है 194D, इंश्योरेंस कमीशन। तो आप कमीशन वाले जो है आप एक साथ पढ़ा करो, डी, जी और एच। डी, जी और एच तीनों कमीशन है। डी हो गया इंश्योरेंस कमीशन, जी हो गया लॉटरी टिकट वाले बेचने वाले बंदे की कमीशन, और एच हो गया अदर कमीशन एंड ब्रोकरेज। और तीनों का रेट ऑफ टीडीएस 5% है, लिमिट 15,000 रुपए साल की। समझ में आ गई बात? टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, कौन टीडीएस काटेगा? इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस काटेगी। किसको पैसे देने हैं? इंश्योरेंस एजेंट को पैसे देने हैं, कमीशन देनी है ना उसको, क्योंकि वो इंश्योरेंस बेच रहा है, तो उसके बेचने पर उसके पेमेंट देने पर टीडीएस काट रहे हैं। कितना रेट? 5%। कब तक टीडीएस नहीं काटना? 15,000 रुपए से कम होगा ना तो टीडीएस नहीं काटना। ओके सर। कब काटना है सर? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द इन द अकाउंट, या तो जिस डेट पे अकाउंट में आया या फिर जिस डेट पर पेमेंट करी, विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन 194DA, एक तो हो गया डी, हो गया इंश्योरेंस कमीशन ना, उसी से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी है डीए, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई तो टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा, अगर अमाउंट 1,00,000 या फिर उससे ज्यादा है। 1,00,000 या फिर उससे ज्यादा है। सर कौन टीडीएस काटेगा? इंश्योरेंस कंपनी काटेगी। सर रेजिडेंट किसके ऊपर काटेगी? जो भी रेजिडेंट पेई है, जिसने इंश्योरेंस जिसकी मैच्योर हो गई है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, उस पर टीडीएस कट के मिलेगा। सर हर तरह की पेमेंट्स पे कटता है टीडीएस? नहीं बेटा। अब इस बात को समझने के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस वाली वो बात याद रहनी चाहिए जो हम लोग सेक्शन 80C में आपको पढ़ाते हैं। सेक्शन नंबर 80C याद है बच्चों? अगर पॉलिसी 1/4/12 के पहले की है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक प्रीमियम अलाउड है। 1/4/12 के बाद की है तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड तक प्रीमियम अलाउड है। और अगर 1/4/13 के बाद की है, हैंडीकैप के लिए 15% ऑफ सम एश्योर्ड अलाउड है प्रीमियम। बच्चों अगर प्रीमियम उतना नहीं होता है, सॉरी प्रीमियम उससे ज्यादा होता है, तो ऐसे केस में जो भी मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा उस पर टीडीएस कटेगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, अगर नियमों का उल्लंघन करोगे तो हम टीडीएस काटेंगे ही काटेंगे। समझ में आई बात? सेक्शन 80C में जो हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम वाली बातें पढ़ी थी ना, अगर उन रूल्स का उल्लंघन किया आपने तो आपको टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस का रेट बेटा 1% है, बट 5% हो गया कब से? 1/9/2019 से। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में 1/9/19 से पहले की बातें लिखी हो, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर भी नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने, तो इन 5 महीनों के अंदर तो रेट टीडीएस का रेट 1% है। पर अगर 1 सितंबर के बाद अगर कोई चेंज आया है, कोई भी पॉलिसी ली है, पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट लिया है, तो आपको टीडीएस काटना है कितना? 5%। तो अब ये रेट 1 की जगह 5% कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा 1% तो रेट ही क्या होता है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब 1 की जगह कितना कर दिया है? 5%। पर याद करना है कि पॉलिसी का अमाउंट कब टीडीएस कटेगा, नॉर्मल केसेस में टीडीएस नहीं कटता। समझ में आ गई बात? अच्छा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी एप्लीकेबल। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 194E, टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो आज अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन या कोई एंटरटेनर को पेमेंट करते हो तो गवर्नमेंट कहता है कि टीडीएस जरूर काटना।
सर कौन काटेगा? एनी पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस पेमेंट करने के लिए। सर लिमिट है कोई? नॉन रेजिडेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है भाई, 100 रुपए भी दे रहे हो तब भी टीडीएस काट के दो। टीडीएस का रेट 20%, टीडीएस का रेट 20%। तो नॉन रेजिडेंट का याद रखना है, हमेशा 20% रेट है नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है। सेक्शन कौन सा? 194E। ई से याद करो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ये लोग एक्सटर्नल लोग हैं, नॉन रेजिडेंट्स। और नॉन रेजिडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया 20% का टीडीएस का रेट है, लिमिट इनको मिलेगी नहीं, कोई लिमिट नहीं। आगे बढ़ते हैं 194EE, एनएसएस की मैच्योरिटी, एनएसएस का पेमेंट, जो एनएसएस का पेमेंट मिल रहा है, नेशनल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं ना नेशनल सेविंग स्कीम, तो कहता है अगर 2500 रुपए या उससे ज्यादा मिलेगा ना अमाउंट तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। Who will be responsible? Any person who is responsible to give the payment of NSS, यानी पोस्ट ऑफिस, बेसिकली यहाँ पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, तो वो जो है टीडीएस काट के देगा अगर 2500 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो। रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 10%। समझ में आ गई बात? 194EE। इसके बाद आता है 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। मैंने बोला ना कमीशन वाले सब एक साथ याद कर लो, बिल्कुल ये भी वही है सर। कमीशन के लिए भी 15,000 रुपए की लिमिट है। रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 5%। Who will be responsible? Any person। और किसको देना है? Any person who is purchasing, selling, who is trading, who is involved in trading of the lottery tickets, जो खरीदता बेचता रहता है। सेक्शन 194G। इसके बाद आता है 194H। 194H इज अबाउट कमीशन और ब्रोकरेज, अदर कमीशन और ब्रोकरेज। बच्चों लॉटरी टिकट को छोड़ दो, इंश्योरेंस कमीशन को छोड़ दो, डी और जी को छोड़ दो, अब एच आ जाएगा। और सेम अमाउंट है 15,000। लिमिट कितनी है? 15,000। रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 5%। बट इसके अंदर सिर्फ ये फर्क है कि यहां पर जो एनी पर्सन है ना, यहां पे जो एनी पर्सन है उसमें इन्होंने कहा कि वो लोग टीडीएस नहीं काट सकते हैं जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। यानी इंश्योरेंस कमीशन में उन्होंने ये बात नहीं लिखी, हालांकि इंश्योरेंस कमीशन में ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट मैंडेटरी है। अगर मैं बात करूं 194 जी की, लॉटरी टिकट कमीशन, तो वहां पर भी एक लॉटरी वाली कंपनी दे रही है, तो ऑब्वियस वाली बात है वो कोई छोटी मोटी कंपनी तो होगी नहीं, इसलिए उनकी भी कहीं ना कहीं ऑडिट मैंडेटरी ही होगी। हालांकि वहां पे ये बात लिखी नहीं है, इसका मतलब ऑडिट मैंडेटरी ना भी हो तब भी टीडीएस काटना है। 194H की बात करें तो एच वाले केसेस में तो स्पेशली लिखा गया कि वो ही टीडीएस काट सकते हैं जिनकी ऑडिट मैंडेटरी है, और जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है वो टीडीएस नहीं काट सकते। और एच बताओ, सेक्शन याद होते हैं बच्चों? तो बच्चे कहते हैं कि सर सेक्शन याद नहीं होते, मैं तो कहता हूं बड़ा आसान है, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192A प्री मैच्योर विड्रॉल ऑन पीएफ, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194A इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटीज के अलावा कुछ भी हो उसके ऊपर इंटरेस्ट 194A बोलता है। 194B की बात करें तो बी आ जाता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स, बी हो जाता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, सी हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, डी हो जाता है इंश्योरेंस कमीशन, डी हो जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी, ई हो जाता है नॉन रेजिडेंट, ई हो जाता है एनएसएस, इसके बाद जी हो जाता है लॉटरी टिकट कमीशन, और एच हो जाता है अदर कमीशन। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं 194I, टीडीएस ऑन रेंट। तो बच्चों रेंट पे आज के टाइम पर टीडीएस काटना मैंडेटरी है कि आज कोई भी पर्सन अगर रेंट देता है तो उसकी पेमेंट्स पे टीडीएस काटो। कौन काटेगा? सर कोई भी पर्सन काट सकता है एक्सेप्ट दोज इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, वो लोग टीडीएस नहीं काट सकते, बाकी सब लोग टीडीएस काट सकते हैं। यानी अगर आज आपने कोई अपनी शॉप किराए पर दी है और किसी बिजनेसमैन को दी है जो बिजनेस कर रहा है वहां पर, तो वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है अगर उस बिजनेस की ऑडिट मैंडेटरी है ना, तभी वो आपकी पेमेंट्स पे टीडीएस काटेगा, और वो तब काटेगा जब साल भर में ये अमाउंट 2,40,000 रुपए पर एनम से ज्यादा हो। 2,40,000 पर एनम से ज्यादा, यानी 20,000 रुपए महीने से ज्यादा का रेंट। तो साल भर में 2,40,000 देखना है हमने, 20,000 महीना देखना ही नहीं, हमने साल भर में 2,40,000 देखना। तो अगर 2,40,000 से ज्यादा है साल भर में तो आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। रेट ऑफ टीडीएस कितना है? सर 2% है अगर प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दिया, फर्नीचर या फिर लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर दिया तो 10% करें। फिर से 194I इज अबाउट टीडीएस ऑन रेंट, और टीडीएस ऑन रेंट की बात करें तो यहां पर टीडीएस तब काटना है जब कोई पर्सन जिसकी ऑडिट मैंडेटरी है वो दूसरे पर्सन को पेमेंट दे रहा है जो कि 2,40,000 रुपए पर एनम से ज्यादा है, उसका रेंट दे रहा है साल का, तो ऐसे केस में टीडीएस काटना मैंडेटरी है। समझ में आ गई बात? प्लांट एंड मशीनरी पर टीडीएस का रेट है 2%, और एनी अदर चीज पर मतलब लैंड बिल्डिंग या हाउस फर्नीचर पर 10%। आगे बढ़ते हैं 194J
अच्छा, मैंने आई के बाद आई ए पढ़ना है, जे पहले लिख दिया गलती से, आई ए आ जाओ, आई ए में आ जाओ। द पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने पर वो जो अमाउंट देना होता है वो अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। अगर अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो अगर अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। और कौन काटेगा? कोई भी ऐसा पर्सन, एनी पर्सन जो जिसकी प्रॉपर्टी, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो बंदा टीडीएस काटेगा क्योंकि वो पेमेंट दे रहा है, ठीक है। और किसका? जिसने बेचा है प्रॉपर्टी उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना टीडीएस का रेट है? 1%, मात्र 1% टीडीएस का रेट है, कुछ भी नहीं है। 194 आई ए। तो आई हो गया बच्चों रेंट, आई ए हो गया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो सेक्शन 194 आई बी पे पढ़ते हैं बच्चों। 194 आई बी क्या कहता है? पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब ये भी रेंट है, सेक्शन 194 आई भी रेंट था, आई बी भी रेंट है, बट आई बी जो रेंट है वो कौन सा रेंट है? ये आई बी रेंट है अगर आज कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है वो लोग रेंट दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, उनको भी गवर्नमेंट ने बोला टीडीएस काटना है। टीडीएस काटना मैंडेटरी है इस केस में भी, समझ में आ गया? बट कब? जब अमाउंट 50,000 रुपए पर मंथ या उससे ज्यादा हो और पार्ट ऑफ द मंथ। 50,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, उससे 50,000 रुपए से ज्यादा एक साथ में अगर किराया देते हो तो आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। समझ में आ गई? मतलब 50,000 रुपए तक की तो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट, वहां पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 50,000 से 1 रुपए भी ज्यादा यानी 51,000 या 55,000 का टीडीएस है, रेंट है, तो जरूर टीडीएस काटना चाहिए। समझ में आया बच्चों? और ये टीडीएस का रेट कितना है? टीडीएस का रेट है 5%। कौन काटेगा? कोई भी काट सकता है, एनी पर्सन नाउ। ऑडिट वाला भी पर्सन? सर ऑडिट वाले पर्सन को तो हम लोगों ने 194 आई में पढ़ लिया, ये तो आई बी है जहां पे हम ऑडिट वाले लोगों की बात ही नहीं कर रहे, यानी यहाँ पे तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि कोई बिजनेस, कोई सैलरीड पर्सन है, बिजनेस है तो ऑडिट नहीं है, या फिर कोई सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन वो फैमिली वो रहता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो वहां पे वो किराया दे रहा है, किराया दे रहा है कितना? 50,000 से ज्यादा, तो ऐसे केस में वो टीडीएस काट के देगा। समझ में आई बात? टीडीएस का रेट 5%। और टीडीएस कब कटेगा? सर देखो, पेमेंट टाइम कब है? एट द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। जब भी प्रीवियस ईयर का आखिरी मंथ आएगा, प्रीवियस ईयर का आखिरी मंथ यानी मार्च मंथ, उस टाइम पर जो भी पेमेंट दी जा रही है उस टाइम पर पेमेंट पे टीडीएस काटना है। समझ में आई बात? पूरे अमाउंट पर, पूरे 50,000 रुपए से ऊपर जितना भी पूरा साल का बनता है ना, पूरे पर। ठीक है बच्चों, सेक्शन 194 आई बी के बाद आ जाते हैं सेक्शन 194 आई सी पर। आई सी क्या है? देखो ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब देखो आई की सीरीज सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आई हो गया रेंट, आई ए हो गया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई बी हो गया रेंट अगेन, ये वो है जो अदर देन नॉन ऑडिट वाले हो गए ये लोग, और आई सी हो गया स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स। ये वही है स्पेसिफाइड एग्रीमेंट बच्चों जहां पे हम लोगों ने कैपिटल गेन में सेक्शन 45(5)(a) पढ़ा था, जो जॉइंट एग्रीमेंट होता है बिल्डर और लैंडलॉर्ड का, डेवलपर और लैंडलॉर्ड का। याद आया कुछ? अब वो लोग जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट पे अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन करके जाता है और ऊपर कुछ हिस्सा ले जाता है, और साथ में हो सकता है बिल्डर भी कोई प्रॉपर्टी का पैसा भी दे जो वो लेके जा रहा है, तो अगर वो पैसा देता है तो उस पैसे पर टीडीएस काटना मैंडेटरी है सेक्शन 194 आईसी में। रेट कितना है? 10%। समझ में आ गई बात? और इसमें कोई लिमिट नहीं है, इस पर टीडीएस काटना ही काटना है। तो ये हो जाते हैं 194 आई की सीरीज बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग 194 जे पे वापस दोबारा। ये देखो, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज इसी में कवर होता है। रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, सब इसी में कवर होते हैं। डायरेक्टर भी एक प्रोफेशनल है, रॉयल्टी देने वाले को भी प्रोफेशन कहा जाता है। नॉन कंपीट फीस, याद है नॉन कंपीट, आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आना चाहते, उसको एक फीस दे रहे हो कि भैया तू बिजनेस मत कर, वो भी 194 जे में आता है। और प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, ये सब हमारे कहां पे आते हैं? 194 जे में आते हैं। और ये सब बेटा एक बात को ध्यान रखना, ये सारे अलग अलग चीजें हैं। अगर मान लो आप एक ऑथर हो और आपको रॉयल्टी मिल रही है, साइमल्टेनियसली आप एक प्रोफेशनल भी हो और उस प्रोफेशनल का सर्विसेज के आपको अलग से पैसे मिल रहे हैं, तो प्रोफेशनल सर्विसेज का टीडीएस की लिमिट अलग है और रॉयल्टी की टीडीएस की लिमिट अलग है। और लिमिट कितनी है बच्चों? 30,000 रुपए पर एनम, साल के 30,000 रुपए। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को कोई लिमिट नहीं दी गई, डायरेक्टर्स को बोला गया टीडीएस काटना ही काटना, चाहे उनको 100 रुपए दो डायरेक्टर्स की पेमेंट पर। ठीक है जी। टीडीएस का रेट कितना होगा? नॉर्मली टीडीएस का रेट 10% होता है।
अगर कॉल सेंटर ऑपरेशंस का काम करते हो आप, प्रोफेशनल जो कॉल सेंटर का काम करते हो, तो उनके केसेस में, बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर्स में 10 की जगह पर 194 जे पे जब भी आप किसी को पेमेंट दो तो 2% टीडीएस काटना, तो अच्छी बात है। यानी कॉल सेंटर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पे 2% टीडीएस काटना है, और नॉर्मल केसेस में 10%। लिमिट कितनी है? लिमिट याद रखेगी, लिमिट याद रखनी है 30,000 रुपए पर एनम, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को छोड़ के बाकी सबके लिए 30,000 है, और ये 30,000 सबके लिए अलग अलग है। तो अगर एक ही बंदा है जो दोनों तरह के काम करता है, एक बंदे के लिए चाहे वो 2 अलग अलग पेमेंट्स मिल रही हैं बट मिल एक ही बंदे को रही हैं, वो लिमिट अलग अलग काउंट होगी, एक काउंट नहीं होगी। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194 ए के बाद आ जाता है LA, कॉम्पेंसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर आज आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है, एक्विजिशन हो जाती है, तो उस पर आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है। जब कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाती है तो गवर्नमेंट ही आपको प्रॉपर्टी का पैसा देती है या फिर कोई और खरीद ले। सो अगर कॉम्पेंसेशन आपको मिलता है ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, नाउ दिस इज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो ऐसे केस में अगर वो अमाउंट 2.5 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ही है पर एनम साल का, तो आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। कौन काटेगा? एनी पर्सन। किसका? एनी रेजिडेंट। रेट ऑफ टीडीएस 10%। तो सेक्शन 194 LA स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं, क्यों टीडीएस का रेट तो 10% ही है। लिमिट के लिए याद रखना है, जब आपको याद रहे इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्विजिशन की, तो आपको याद रहे वो लिमिट 2.5 लाख रुपए। ठीक है जी, ऑन सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194 M और N, बच्चों ये 2 नए सेक्शंस आए थे, अगर आपको याद हो। M और N एक नए सेक्शंस आए थे और ये इफेक्टिव हुए 1/9/2019 से। तो बच्चों क्या बात की गई 194 M के अंदर? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन और ब्रोकरेज या फिर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। बच्चों ये अगर आप ध्यान से देखो तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर वाला जो पॉइंट है वो आप पढ़ चुके हो 194 C में, कमीशन ब्रोकरेज आप पढ़ चुके हो 194 H में, और फीस और प्रोफेशनल सर्विसेज पढ़ चुके हो 194 J में। अब इन तीनों ही केसेस में जो पेयर होता था, पेयर वो होते थे जिनकी ऑडिट मैंडेटरी होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसे तो उस केस में तो वो लोग बच जाएंगे जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं होगी, वो लोग टीडीएस अगर काटेंगे नहीं, तो ऐसे केस में वो लोग रेसिपिएंट्स वहां पे बच रहे हैं, उनकी इनकम पे टैक्स तो कटा ही नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन बना दिया 194 M और कहा कि अब से इनकी पेमेंट्स में भी टीडीएस कटेगा। इंडिविजुअल और HUF जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, वो पर्सन अगर पैसा दे रहे हैं तो वो लोग भी अब ऑडिट ना हो या ना हो टीडीएस काटेंगे। नहीं होगी तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। और लिमिट कितनी है सर? 50 लाख रुपए। यार ये बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, अगर 50 लाख से ज्यादा अगर आप देते हो तो टीडीएस काटना है, वरना नहीं काटना। समझ में आ गई बात? और रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 5%। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 194 M। और एक N आया बच्चों, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स। तो आज के टाइम पर अगर कैश विड्रॉल करते हो बैंक अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, बैंकिंग कंपनी पैसा देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का काम कर रही है वो दे रही है, पोस्ट ऑफिस दे रहा है, तो और आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहता है कैश विड्रॉल पर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस काटो। यानी मान लो 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ पे टीडीएस नहीं कटेगा। अभी तक जितने भी सेक्शंस थे उसमें पूरी पेमेंट पे टीडीएस कटते थे। ये इनकम नहीं है भाई आपकी, बट आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहता है कि आप, हमें पता होना चाहिए कि ये बंदे कौन है जो इतना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए अगर मान लो विड्रॉ किया, तो 10 लाख रुपए पर कितना टीडीएस कटेगा? 2% टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194 N। तो लो जी, ये हो गए हमारे सेक्शन सारे के सारे कवर। तो है क्या भाई, सेक्शंस लिखो एक जगह पर और याद हो जाते हैं। 192, 192A, 193, 194A, 194B, मेरे साथ साथ लिखो, अगर आप नहीं लिख रहे होगे तो आपको दिक्कत होगी भाई। 194BB, 194C, 194, देखो ये जितने जो आप सेक्शन लिख रहे हो ना आपको अपने आप याद हो जाएंगे। D, DA, E, EE, G, H, I, IA, IB, IC, J, LA, M और N। फिर से एक बार बोलो। सेक्शन 192 हो गया सैलरी,
192 ए हो गया प्री मेजोर विड्रॉल ऑन ईपीएफ, 193 हो गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 ए हो गया इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 बी हो गया आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स, बी हो गया हॉर्स रेसेस, सी हो गया कॉन्ट्रैक्टर, डी हो गया इंश्योरेंस कमीशन, डी हो गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ई हो गया नॉन रेजिडेंट पर्सन, ई हो गया एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम, जी हो गया लॉटरी टिकट कमीशन, एच हो गया अदर कमीशन ब्रोकरेज, आई हो गया रेंट, आई ए हो गया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई बी हो गया अगेन रेंट बाय अदर देन दोज पर्सन जो इंडिविजुअल जिनके ऑडिट मैंडेटरी नहीं है उन लोगों ने अगर पे किया, आई सी हो गया स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, जे हो गया प्रोफेशनल सर्विसेज, एल ए हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एम हो गया कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट अगर हम कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल की पेमेंट कर रहे हैं जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, और एन हो जाएगा कैश विड्रॉल्स। तो बच्चों इस तरीके से आपको सेक्शंस याद करने हैं और एक्चुअल में सेक्शंस, नेचर, रेट, कौन काट रहा है, किसका टीडीएस कटेगा और कब टीडीएस काटना है, बस यही बातें हैं जो इस पूरे टीडीएस के चैप्टर में आपको याद करने की जरूरत है। हाँ, और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं फटाफट बताने वाला हूं। सेक्शन 195 ए कहता है इनकम शुड बी पेएबल ऑलवेज आफ्टर टैक्सेस, मतलब टीडीएस काटने के बाद ही पे करनी है, इट इज कॉल्ड एज नेट ऑफ टैक्सेस। 196 कहता है सेक्शन की इंटरेस्ट डिविडेंड अदर सम पेएबल टू गवर्नमेंट और सर्टेन कॉर्पोरेशंस, उनको अगर आप पेमेंट करते हो, इंटरेस्ट देते हो या फिर डिविडेंड देते हो, ये बिल्कुल एग्जाम्प्ट है, इस पे कोई टीडीएस नहीं काटना। सर किन की पेमेंट्स पर? सर अगर आप पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को, आरबीआई को, कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल एक्ट में एस्टैब्लिश्ड है, या फिर म्यूचुअल फंड, इन लोगों को पेमेंट करते हो तो इनकी पेमेंट पर टीडीएस नहीं काटेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज नोट करेंगे, याद करेंगे। सेक्शन 196 197 कहता है सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट, बिल्कुल आप अगर चाहो तो आप असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा टीडीएस नहीं कटना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक डिवेंचर्स होल्ड करके बैठा हूं और मेरे डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे टीडीएस कट रहा है, बट हालांकि मेरी साल भर की इनकम 20,000 रुपये है, मेरे को डिवेंचर्स से इंटरेस्ट मिला और कोई इनकम ही नहीं है, तो क्या मेरा टीडीएस कटना चाहिए? तो ऐसे केस में आप असेसिंग ऑफिसर से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्लैब इनकम से इनकम कम है तो आपका टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, तो सेक्शन 197 में ये बात लिखी जाती है और ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ सेक्शन 192, 193, 194, 194 ए, सी, डी, जी, एच, आई, जे, एल, ए, एम, उन सारे सेक्शंस में जहां पे इनकम्स की बातें हो रही हैं। जहां पे किसकी बातें हो रही हैं? इनकम्स की। एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसकी इनकम दे रहा है, तो अगर ऐसी इनकम दे रहा है और उस इनकम पे टीडीएस काट रहे हैं और उसका इनकम जो है वो स्लैब इनकम से कम बनता है, तो वो चाहे तो वो टीडीएस की रिबेट ले सकता है, एग्जेम्पशन ले सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। Assessee can make an application to the AO for deduction of tax at lower rate or for non-deduction because of low total income, यानी less than slab rate। ये है बच्चों सेक्शन 197। अब इसके अलावा भी सेक्शन होते हैं, बट हम लोग इंपॉर्टेंट रिवाइज कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 200, ड्यूटी ऑफ टीडीएस डिडक्टर। क्या है ड्यूटी ऑफ टीडीएस डिडक्टर? कि भाई टीडीएस डिडक्ट करे और डिपॉजिट कराए। टीडीएस ड्यू डेट्स, बच्चों कब ड्यू डेट जमा कब कराना होता है? अप्रैल के लिए होता है 7 में के लिए होता है 7 जून, जून के लिए होता है 7 जुलाई, बट मार्च मंथ के लिए एक्सेप्शन डेट होती है 30 अप्रैल। सबमिशन ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, आपको पता है जो लोग टीडीएस काटते हैं उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी सबमिट करनी होती हैं। क्वार्टर यानी अप्रैल में जून का क्वार्टर है तो डेट होती है 31 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है तो डेट होगी 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर है तो ड्यू डेट होगी 31 जनवरी, और जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है तो ड्यू डेट होगी 31 मई। इसका रीजन ये है कि 30 अप्रैल हो नहीं सकता, क्योंकि 30 अप्रैल तक को तो टाइम डिपॉजिट कराने का है। देखो डिपॉजिट कराने का ही मार्च मंथ में 30 अप्रैल होता है, इसलिए एक महीना और दे दिया, 31 मई कर दिया। समझ में आया बच्चों? अब सर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स कौन से फॉर्म्स में होते हैं? वो फॉर्म्स लिख दिए गए हैं, ये देखो फॉर्म्स 24Q, 26Q और 27Q, ये 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं। सैलरी के लिए होता है 24Q, तो टीडीएस स्टेटमेंट्स होती हैं जमा करानी होती है, वो 24Q होता है फॉर्म क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के लिए। 26Q होता है अदर पेमेंट्स के लिए। कॉर्पोरेट में अदर पेमेंट्स, अगर कोई कॉर्पोरेट पर्सन पैसा दे रहा है तो ऐसे केस में अदर पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स हैं अदर देन सैलरी, उस पर टीडीएस जो स्टेटमेंट भरनी होती है वो फॉर्म 26Q में है। और फॉर कॉर्पोरेट ना हो, अगर अदर देन कॉर्पोरेट हो, तो फॉर नॉन कॉर्पोरेट 27Q हो जाएगा। तो आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए, 24Q, 26Q और 27। आगे आ जाते हैं इंटरेस्ट लायबिलिटी। इंटरेस्ट बच्चों 1% लगता है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इज एप्लीकेबल इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड। अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं ना, तो जिस डेट पे टीडीएस काटना चाहिए था और उस डेट पर जिस डेट पे टीडीएस डिडक्ट किया, उस डेट तक आपका इंटरेस्ट 1% लगेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ।
यानी अगर 1.5 महीने का गैप है बीच में तो 2% इंटरेस्ट लगेगा। सर अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर देते हो, डिपॉजिट नहीं कराते हो, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट तो उसको टीडीएस ना काटने से भी बड़ा गुनाह मानता है और वो कहता है भाई टीडीएस डिडक्ट करके हमारा ही पेमेंट लेकर बैठा है भाई, तो ऐसे केस में 1.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इज एप्लीकेबल इफ टीडीएस इज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? डेट ऑन विच टीडीएस, कब से कब तक लगेगा? जिस डेट पे टीडीएस डिडक्ट किया और जब तक आपने टीडीएस जमा कराया उस डेट तक के उसमें जो भी पीरियड बन रहा है उस पीरियड पे इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ। और पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है, पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है कि अगर एक दिन के लिए भी होगा तो एक दिन का भी पूरा 1.5% लगेगा। नाउ अगला पॉइंट जो है वो हमें टीडीएस सर्टिफिकेट्स पता होने चाहिए। सेक्शन 203 बताता है टीडीएस सर्टिफिकेट्स के बारे में, जिसमें आते हैं फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C। 16 ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, दीज आर एविडेंस, ये एविडेंस होते हैं कि आपका टीडीएस कट गया है। फॉर्म 16 था बच्चा सैलरी के लिए होता है और उसकी ड्यू डेट क्या होती है, कब तक हमें वो देना होता है रेसिपिएंट को, टीडीएस देना पड़ेगा, टीडीएस का फॉर्म देना पड़ेगा। तेरा टीडीएस काटा है, कब देना पड़ेगा? 15 जून, लास्ट डेट उसकी 15 जून है बच्चों। 15 जून तक हम आपको वो फॉर्म दे देंगे, यानी वो चाहे ईमेल कर दें चाहे वो आपको फिजिकल फॉर्म में दें, वो आपको देंगे जरूर। फॉर्म 16 देना चाहिए, मतलब ये उनकी ड्यूटी बनती है। इसके अलावा फॉर्म 16A होता है अदर देन सैलरी पेमेंट्स के लिए। तो अदर देन सैलरी पेमेंट्स में एविडेंस देना होता है, चाहे वो बैंक्स की बात करूं चाहे मैं कंपनीज की बात करूं जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो उन पर 16A फॉर्म एप्लीकेबल होता है। वो एविडेंस देगा कि आपका हमने टीडीएस काट लिया। कितने टाइम में देना होता है? विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। तो बच्चों अप्रैल में जून का मान लो, अप्रैल में जून का कुछ इंटरेस्ट बनता था और मैंने आपका टीडीएस काट लिया और मैंने जमा भी करवा दिया। उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट मैंने कब भर दी होगी? 31 जुलाई को। 31 जुलाई के 15 दिनों के अंदर अंदर, यानी 15 सितंबर, जी हाँ 15 सितंबर नहीं 15 अगस्त तक का आपके पास टाइम होगा फॉर्म 16A उस पर्सन को दे देने के लिए कि भाई तेरा मैंने टीडीएस इतना जमा करवा दिया है। समझ में आ गई बात? फॉर्म 16A। अच्छा, इसमें फॉर्म 16A में बाकी सारी पेमेंट्स लगती हैं सिर्फ IA और IB को छोड़ के। IA बच्चों याद है, IA वो सेक्शन था जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने वाला बंदा टीडीएस काटता था। अब ऐसे बंदे की भी कोई ऑडिट मैंडेटरी नहीं हो सकती? बिल्कुल। क्या ऐसा बंदा टैन के लिए अप्लाई कर सकता है? नो। व्हाट इज टैन? जैसे बच्चों आप इनकम टैक्स पेयर अगर हो तो पैन मैंडेटरी होता है, वैसे ही टीडीएस काटने के लिए टैन मैंडेटरी होते हैं, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है जी। तो 194 IA और IB इन दोनों सेक्शंस को अगर मैं छोड़ दूं, तो फॉर्म 16A लगता है। और IB जो था वो रेंट वाला था, जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं होती, यानी एक रेजिडेंशियल जो बंदा रह रहा है, घर में रह रहा है, उनको कहां से टीडीएस काटना पड़ेगा भाई? उनके पास टैन नंबर कहां से आएगा? IA और IB दोनों ही के पास टैन नंबर नहीं होता। तो फॉर्म 16B हो जाता है प्रूफ उस पर्सन के लिए जो टीडीएस काट रहा है और उसके पास टैन नहीं है। फॉर्म 16B सेक्शन 194 IA में एप्लीकेबल होता है और फॉर्म 16C सेक्शन 194 IB में एप्लीकेबल होता है। समझ में आए बच्चों? और सब में यही आंसर है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द टीडीएस स्टेटमेंट। जिस डेट पर आपने टीडीएस स्टेटमेंट भरी है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म 16B और फॉर्म 16 भर दे। ठीक है जी। तो ये हो जाता है फॉर्म्स टीडीएस सर्टिफिकेट्स के बारे में। इसके बाद आ जाता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर फर्निशिंग पैन, सेक्शन 206AA। नाउ अगर मैं बात करूं पैन को फर्निश करने की, तो पैन आपको एक रेसिपिएंट को फर्निश करना मैंडेटरी है कि भैया मैं आपका टीडीएस काट रहा हूं तो आप मुझे पैन फर्निश करो, क्योंकि आपके पैन के बेसिस पे तो टीडीएस काटना है मैंने। बट अगर आप पैन नहीं फर्निश करते हो या आपने बनवाया नहीं या आपने किया ही नहीं फर्निश, ऐसे केस में गवर्नमेंट राइट देता है उस पर्सन का डिडक्टर को कि भाई जो भी रेट प्रिस्क्राइब किया एक्ट के अंदर, या तो वो टीडीएस काटो या फिर रेट 20% टीडीएस काटो, या फिर एट द रेट मेंशन्ड इन द फाइनेंस एक्ट, या फिर उसके लिए कोई रेट फाइनेंस एक्ट में है, विच एवर इज हायर। समझ में आया? तो अगर इसके लिए कोई रेट एप्लीकेबल है और वो लगता है मान लो 10%, तो 10 और 20 या फिर फाइनेंस एक्ट में कोई रिलेवेंट रेट आया है तो विच एवर इज हायर। मान लो कोई लॉटरी वाला बंदा है, लॉटरी की इनकम हुई है उसको 2 करोड़ रुपए की, और लॉटरी की इनकम दे रहे हैं हम उसको, और उस बंदे ने पैन फर्निश नहीं किया, तो लॉटरी के लिए नॉर्मल टीडीएस का रेट कितना है? 30%। तो पहले वाला जो है वो द रेट प्रिस्क्राइब 30% या फिर 20,
या फिर अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल रेट निकाला हो, नहीं निकाला, 30 और 20 विच एवर इज हायर 30, तो 30% विल बी द रेट जो उसके ऊपर लग जाएगा अगर वो पैन फर्निश नहीं। मतलब हर हाल में 20% तो लगेगा ही लगेगा अगर तुम पैन फर्निश नहीं करोगे, चाहे रेट एक्चुअल में 1% हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हो, कोई भी तरह की पेमेंट्स हो, उस केस में टीडीएस 20% लगेगा अगर आप पैन फर्निश नहीं किया तो पैन फर्निश करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों एडवांस टैक्स में। ये हो जाता है हमारा टीडीएस का चैप्टर खत्म, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर के अंदर, है कि नहीं? आप लोगों ने रिवाइज कर लिया, कंटेंट देख लिया, अब आपको समझना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट ही बातें बताई हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है? अब आप क्या करो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाओ, पिछले एग्जाम में देखो जरा क्या क्वेश्चन आया था और देखो जरा क्या था उसके अंदर यार। अगर आपने ये सेक्शंस पढ़ लिए हैं तो बिल्कुल आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? आपसे वो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आरटीपी एमटीपी में भी क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है, आप लोग जरूर वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एडवांस टैक्स में आ जाए तो एडवांस टैक्स में वैसे तो 219 तक के सेक्शंस होते हैं, बट हम लोगों ने सिर्फ 207 और 208 ही पढ़ने होते हैं क्योंकि वो बाकी के चैप्टर, बाकी के सेक्शंस फाइनल लेवल पे पढ़ने होते हैं। सेक्शन 207 सिंपली ये कहता है कि टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसीज करंट इनकम। जो उसकी करंट इनकम है, उस करंट इनकम को एस्टिमेट करे और उसके बेसिस पर वो एडवांस टैक्स जमा करवा दे। ये सेक्शन 207 रिकमेंड करता है, या मैं कह सकता हूं एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने के लिए लायबिलिटी अराइज करवाता है, दैट इज टोटल इनकम वुड बी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग दैट फाइनेंशियल। 208 कहता है कि ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कब देना है? जब आपका टोटल एडवांस टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा बने, 10,000 या उससे ज्यादा बने। अगर 10,000 से कम है तो एडवांस टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, ये बात याद रखनी है। फॉर लेस देन 10,000 रुपीज एडवांस टैक्स, इसमें दो बातें बताई गई। अगर एडवांस टैक्स 10,000 रुपए से कम बन रहा है तो इनफैक्ट सेक्शन नंबर 234 बी और सी, ये जो बच्चों ये 234 बी और सी आपने पढ़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स, डिले पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आपने एडवांस टैक्स जल्दी सही टाइम पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। सेक्शन 234 बी 31 मार्च के बाद से लगना स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद। और 234 सी था डेफरमेंट। बेटा आपको लोगों को पता होगा अप्रैल में जून की ड्यू डेट होती है टीडीएस जमा, सॉरी एडवांस टैक्स जमा कराने की, आपको साथ साथ ही जमा कराना होता है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये उसकी ड्यू डेट्स होती हैं टीडीएस जमा करवाने की, क्वार्टरली टीडीएस जमा करवाना। तो बच्चों जब 234 बी की और सी की बात करते हैं और अगर आपका एडवांस टैक्स ही 10,000 रुपए से कम बनता है तो गवर्नमेंट कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, 234 बी और 234 सी लगाने के लिए इनके ऊपर कोई जरूरत नहीं है। बट 234 ए जरूर लगेगा। वो कब था? इंटरेस्ट लगता है जब वो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न होती है। रिटर्न लेट हुई तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 234 ए में, और अगर टीडीएस लेट जमा करवाया, एडवांस टैक्स लेट जमा करवाया तो उसके लिए सेक्शन 234 बी और 234 सी। बट 10,000 रुपए से कम वाले केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सर एडवांस टैक्स की एग्जेम्पशन भी है, किन लोगों को एग्जेम्पशन है? सर दो लोगों को एग्जेम्पशन, दो में से दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दो लोगों की नहीं, दोनों में से दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि उस पर्सन की बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर उस पर्सन का 10 लाख रुपए का भी टैक्स बन रहा है ना, तब भी उसको एडवांस में देने की कोई जरूरत नहीं है अगर उसकी उम्र 60 प्लस है। दूसरा, उसने जो भी कमाया वो पीजीबीपी से नहीं कमाया। कुछ भी कैसे मर्जी कमाओ, पीजीबीपी से मत कमाना, सिंपल। समझ में आ गई बात? बट एडवांस टैक्स की एग्जेम्पशन है, टीडीएस उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो नॉर्मली होता है। समझ में आया? तो जो भी पर्सन उनके पेमेंट्स दे रहे हैं सीनियर सिटीजन को, उनकी पेमेंट पे अगर वो टीडीएस काटते हैं तो काटेंगे ही काटेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब करना क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले आपको करंट ईयर की इनकम एस्टिमेट करनी है, फिर आपको एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाने हैं, आपको कोई असेसिंग ऑफिसर को एस्टिमेट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती, और लास्ट में टैक्स कैलकुलेटेड शुड बी रिड्यूस बाय टीडीएस। भाई जितना भी आपका एडवांस टैक्स बनता था, वो जो भी टोटल टैक्स बनेगा उसमें से जो भी टीडीएस वगैरह है वो अमाउंट हटाने के बाद जो टोटल बचेगा नेट, वो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना। तो आपको करंट ईयर की इनकम एस्टिमेट करनी है, करंट ईयर का टैक्स भी कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स देना स्टार्ट कर देना है। आपको असेसिंग ऑफिसर को कोई एस्टिमेट देने की जरूरत नहीं है। साल भर का जो भी टैक्स बनता है उसमें से टीडीएस वगैरह जितनी भी आपकी एस्टिमेशन है कि टीडीएस कटेगा, वो अमाउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपको एडवांस टैक्स में जमा कराना है, और वो अगर आपका 10,000 रुपए ज्यादा हो तो आपको जमा करवाना मैंडेटरी है। इंस्टॉलमेंट्स एडवांस टैक्स कब कब देना होता है बच्चों? ऑन और बिफोर 15 जून, 4 डेट्स याद रखनी है बच्चों, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ चुका है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये 4 ड्यू डेट्स हैं। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 15 जून तक आपको जमा करा देना है अप टू 15% ऑफ द एडवांस टैक्स। 15 सितंबर तक अप टू 45% ऑफ द एडवांस टैक्स। 15 दिसंबर तक अप टू 75% ऑफ एडवांस टैक्स, और
बैलेंस अप टू 100% आपको 15 मार्च तक जमा करवा देना। सर अब आपको एक बात और समझनी है, सर अगर मैं ये ड्यू डेट मिस कर देता हूं 15 जून तो क्या मेरे को कोई परेशानी झेलनी पड़ेगी? बेटा देखो, परेशानी तब झेलनी पड़ेगी अगर आपने 12% ऑफ द टोटल एडवांस टैक्स भी जमा नहीं कराया। यानी अगर आपने 12% से कम जमा करवाया ना, तो जितना डिफरेंस होगा ना उस सब के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो एटलीस्ट 12% जरूर जमा कराओ। कितना जमा कराओ? एटलीस्ट 12%। तो अप टू 12% ऑफ एडवांस टैक्स की रियायत है कि उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हम लोग नहीं लगाएंगे। ऑन और बिफोर 15 सितंबर तक, अगर 15 सितंबर तक आप 36% तक का एडवांस टैक्स भी जमा करा देते हो ना, तब भी हम आपके ऊपर कोई 234C वाला इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। और अगर नहीं जमा कराया तो पूरे अमाउंट पर जो डिफरेंस अमाउंट है ना 45%, वैसे तो 45% जमा कराना था, ये रिलैक्सेशन है बच्चों, क्योंकि इनिशियल स्टेज है ना, रिलैक्सेशन है। 15 की जगह पे 12 का 3% की रिलैक्सेशन, 45 की जगह पे 36, 9% की रिलैक्सेशन। गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलैक्सेशन दी है कि भाई इतना टाइम आपके इनिशियल स्टेज पे जज करना बड़ा मुश्किल होता होगा, तो आप लोग अगर कम टैक्स दे पाते हो, इतना डिफरेंस है तो चलता है, इससे ज्यादा डिफरेंस होगा तो हम लोग नहीं झेलेंगे, तो उस केस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234C। 234C में इंटरेस्ट पता है कितना है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ऑन बिफोर 15 दिसंबर, अब भाई अब कोई और कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, तो पूरा 75% तक आपको जमा करवा देना है। नहीं जमा करवाया तो इंटरेस्ट लगेगा। और ऑन और बिफोर 15 मार्च बैलेंस अप टू 100% तक सारा जमा करा देना है। नहीं जमा कराया तो इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ गया सेक्शन 234C वाला इंटरेस्ट? हालांकि ये एक असेसमेंट प्रोसीजर का टॉपिक होता है, मैंने यहीं पे करवा दिया ताकि आप लोग रिलेट कर सको। एक बात और बताई जाती है बच्चों, इंटरेस्ट 234B के अंदर, जहां पे कहा जाता है कि अगर 90% तक 90% तक का एडवांस टैक्स आपने जमा करवा दिया 31 मार्च से पहले तो सेक्शन 234B का इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। याद रखना है बच्चों ये वाली बात आपने असेसमेंट प्रोसीजर में पढ़ी होगी। नाउ सेक्शन 44AD और 44ADA के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये बात लिखी हुई थी, अदर देन 44AD और ADA, क्योंकि 44AD और ADA के ऊपर सिर्फ एक ही ड्यू डेट है, ऑन और बिफोर 15 मार्च। 100% सारा एडवांस टैक्स एक साथ दे देना 15 मार्च को। तो ओनली वन इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट फॉर सेक्शन 44AD एंड 44ADA, प्रिजम्पटिव इनकम वाले लोग हैं ये बेटा। 44AD वही 8 और 6 वाले, और 44ADA 50% प्रोफेशनल इनकम्स वाले। तो ऑन और बिफोर 15 मार्च एक ही 100% ऑफ एस्टिमेशन एडवांस टैक्स आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में जमा करवा देना। नाउ ये तो हो गया एडवांस टैक्स। तो ये हो गया छोटे से बात एडवांस टैक्स की नॉलेज के लिए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एडवांस टैक्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। बहुत चांसेस हैं थ्योरी क्वेश्चन आने के। प्रैक्टिकल अगर आ भी गया तो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कोई पर्टिकुलरली इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो एडवांस टैक्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ो, उसका मतलब समझो, लॉजिक समझो, और एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स पता होनी चाहिए। दैट्स इट एडवांस टैक्स में। और कुछ आगे आ जाते हैं TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 206C। और ये कहता है कि हर एक वो सेलर जो कुछ गुड्स और सर्विसेज को बेच रहा है, उस सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर से पैसे ले गुड्स और सर्विसेज के लिए, साइमल्टेनियसली वो TCS भी ले, क्योंकि वो बायर आगे जाके गुड्स को बेचेगा या सर्विसेज को आगे कहीं ना कहीं बेचेगा। हम ये एस्टिमेट करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो जो बायर है ना, वो भी आगे गुड्स को बेचकर पैसे कमाएगा या सर्विसेज बेचकर पैसे कमाएगा, इसलिए उससे एडवांस में TCS ले लिया जाता है बच्चों, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये किस किस के ऊपर लगता है, ये मेजर है और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेचर ऑफ गुड्स, जैसे कि कैटेगरी ए अगर मैं बात करूं तो एल्कोहलिक लिकर पे लगता है, तेंदू लीव्स पे लगता है, टिम्बर पे लगता है, लकड़ी पे हो गया, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज या टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर बाय एनी अदर मोड, दोनों पे 2.5% है, ठीक है। और एल्कोहलिक लिकर पे 1% है, तेंदू लीव्स उस पर 5% है, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5% है, फॉरेस्ट वाली जितनी भी आइटम है उस पर 2.5% है, स्क्रैप पर 1% है, और मिनरल्स पे भी 1%। फिर आता है कैटेगरी बी, सर्विसेज, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वेरी। अगर आपने ये लीज पर दिया है या लाइसेंस देते हो, किसी को राइट देते हो, तो 2.5% TCS कलेक्ट करना मैंडेटरी है एक सेलर का बायर से। मोटर व्हीकल के केस में TCS कलेक्ट करना मैंडेटरी अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का मोटर व्हीकल हो। सो एवरी पर्सन बाय बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज अ कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ मोटर व्हीकल फॉर वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख shall collect tax from buyer at the rate of 1% for the sale consideration। बट तब काटना है, कलेक्ट करना है TCS जब 10 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट, पूरे अमाउंट पे, बट 10 लाख से ज्यादा होगा तो TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी।
और टीडीएस की टीसीएस की ड्यू डेट क्या होती है? विद इन 1 वीक फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच कलेक्शन इज मेड। तो जिस मंथ में कलेक्शन किया ना, उसके एंड से 1 हफ्ता, यानी 7 दिन ही होंगे, वही 7 तारीख ही बनेगी, है कि नहीं? टैन नंबर, नाउ टैन नंबर क्या है? टैक्स रिडक्शन इन कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये कॉमन नंबर होता है बच्चों, जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है या फिर टीसीएस कलेक्ट करता है उसके पास टैन नंबर होना मैंडेटरी है। टू बी कंपल्सरी कोटेड इन चलान्स, जितने भी चलान्स होते हैं टीडीएस टीसीएस वाले, जितनी भी टीडीएस टीसीएस की स्टेटमेंट्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन सब में ये टैन नंबर लगाना मैंडेटरी है। तो इसीलिए टैन नंबर होगा। सिर्फ किन केसेस में टैन नंबर नहीं होगा? 194IA, 194IB, याद रखना है। 194IA और 194IB, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो लोग टैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकें। समझ में आ गई बात? दैट्स इट। तो ये है बच्चों टीडीएस टीसीएस का चैप्टर, एडवांस टैक्स का चैप्टर, और जो बच्चों को बहुत परेशानी करता है, बहुत दिक्कत देता है। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में अब कुछ नहीं है। आप लोगों को इसी तरीके से इसको रिवीजन करनी है, 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार पढ़ो, और इसको एक बार ही अब बार बार जब सुनोगे ना तो मेरी वर्ड्स को आप लोग याद कर लो। समझ में आया? और सेक्शंस में कुछ भी नहीं है, सेक्शंस आपको फटाफट याद हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करो। आरटीपी एमटीपी जो भी दिया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डिस्कस, कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9971975529। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।